गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैंने आपको चैप्टर नंबर 13 शुरू किया है। इस चैप्टर को आप पढ़िए ढंग से, गंभीरता से। बहुत इजी चैप्टर है और समझ में आपके आ रहा होगा। अ, अब यहाँ तक हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट जो है उसका प्रैक्टिकल अध्ययन कर लिया। मतलब प्रकाश विद्युत धारा किन किन बातों पर डिपेंड करती है, क्या क्या इसमें होता है, वो मैं पढ़ लिया। मेन पॉइंट्स को मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, आप सुनिएगा ध्यान से एक बार। बताइए, पहली बात, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रकाश विद्युत प्रभाव कब प्रेक्षित होता है? सर, जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति से अधिक होगी, यानी दहली आवृत्ति से अधिक होगी, केवल तब ही प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न होगा। पहली बात हो गई। बात नंबर 2, अगर मुझे अब जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी संख्या को बढ़ाना है तो मैं क्या करूँगा? सर, अगर आपको उनकी संख्या बढ़ानी है तो आप आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाइए, आवृत्ति को नहीं। किसको? तीव्रता को। बात नंबर 2 हो गई। बात नंबर 3, अगर मुझे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा को बढ़ाना है तो मुझे क्या करना होगा? सर, आवृत्ति को बढ़ाइए। उसको बढ़ाइए, आवृत्ति को। ठीक है। और बात नंबर 4, समय पश्चाता, यानी जैसे ही उपयुक्त ऊर्जा वाला फोटोन आपतित होगा किस पर? धातु की सतह पर, तो उसी क्षण इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हो जाएंगे, कोई समय पश्चाता नहीं रहेगी। ये हमारा अब तक की समरी थी। इसे आप प्लीज़ पढ़िए गंभीरता से। अब बात ये आई, उस समय तक प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रचलन में था। प्रकाश का तरंग सिद्धांत। अब ये बात आई कि साहब, तरंग सिद्धांत से इसकी व्याख्या करो। ये जो हमने जो पढ़ा है अभी, इसकी व्याख्या आप किससे करो? तरंग सिद्धांत से। लेकिन तरंग सिद्धांत के द्वारा इस प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकी। ठीक है। तरंग सिद्धांत के द्वारा, प्रकाश के तरंग सिद्धांत के द्वारा अब तक व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, अपवर्तन, विचलन, इन सब की व्याख्या हो रही थी आसानी के साथ। लेकिन ये पहला ऐसा प्रभाव था, प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसकी व्याख्या प्रकाश के तरंग सिद्धांत से नहीं की जा सकी। वो फेल हो गया। ठीक है। अब मुद्दा उठा, तो इसकी व्याख्या कैसे की जाए? तो सुनिएगा ध्यान से। वैज्ञानिक आइंस्टीन सामने आया। आइंस्टीन ने क्या किया? आइंस्टीन ने उस समय पर, सुनना ध्यान से, प्लांक वैज्ञानिक का जो सिद्धांत था ऊर्जा के क्वांटीकरण का, उस ऊर्जा के क्वांटीकरण के सिद्धांत का उपयोग करके दिया किसने उसको? प्लांक ने। उपयोग में किसने लिया? आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने प्लांक की अवधारणा जो थी ऊर्जा के क्वांटीकरण की, उसका उपयोग करके क्या किया? व्याख्या कर दी। किसकी? प्रकाश विद्युत प्रभाव की। ठीक है। तो अब हमारा उद्देश्य क्या होगा? सर, हम अब क्या पढ़ना चाहते हैं? तो आंसर इसका ये होगा, हमें सबसे पहले पढ़ना होगा प्लांक का ऊर्जा के क्वांटीकरण का सिद्धांत। तो थोड़ा बहुत आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, और मेनली हमें पढ़ना होगा फोटोन के बारे में। किसके बारे में? फोटोन के बारे में। ठीक है, पहले ये पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आइंस्टीन ने इस सिद्धांत का उपयोग करके प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कैसे की, ये हम समझेंगे उससे आगे। ठीक है। सबसे पहले आता है हेडिंग फोटोन। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है फोटोन। ठीक है। देखो, वैज्ञानिक प्लांक ने, आपने पढ़ा होगा ब्लैक बॉडी, क्लास 11 में हमने पढ़ी थी कृष्णिका। कृष्णिका ऐसा पिंड होता है जो अपने ऊपर आपतित सभी तरंग दैर्ध्य की विकिरणों का अवशोषण कर लेता है। ठीक है। तो वैज्ञानिक प्लांक ने कृष्णिका के द्वारा उत्सर्जित विकिरणों के स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए, किसके द्वारा? कृष्णिका के द्वारा
उत्सर्जित विकिरणों के स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए ऊर्जा के क्वांटीकरण की अवधारणा प्रस्तुत की। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। प्लांक ने क्या बताया कि विकिरण ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन कंटिन्यू नहीं होगा, बल्कि विविक्त पैकेट्स के रूप में, बंडल के रूप में होगा। केमिस्ट्री में खूब पढ़ा होगा आपने। बंडल के रूप में होगा, और इस ऊर्जा के बंडल को, इस ऊर्जा के पैकेट को हम कहते हैं फोटोन। क्या कहते हैं हम उसको? फोटोन। वापस बताइए, प्लांक ने किसको समझाने के लिए? प्लांक ने कृष्णिका द्वारा उत्सर्जित विकिरणों के स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए किसकी अवधारणा? ऊर्जा के क्वांटीकरण की अवधारणा प्रस्तुत की। क्या अवधारणा है वो? कि कृष्णिका के द्वारा जो उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा होती है वो कंटिन्यू विकिरित नहीं होती, वो पैकेट्स के रूप में, बंडल के रूप में होती है। और उस एक बंडल को, उस एक पैकेट को हम कहते हैं फोटोन। क्या कहते हैं उसको हम? फोटोन। आई बात समझ में? ठीक है। अब हमें पढ़ना है फोटोन के बारे में। ठीक, तो पहला पॉइंट, इसमें कुछ पॉइंट्स के रूप में लिखवाया है मैंने इसको। पहला पॉइंट है, फोटोन एक द्रव्य कण नहीं होता। फोटोन ऐसा नहीं है कि पैकेट तो है ऊर्जा का, पर एक कण नहीं है। जैसे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब कण होते हैं, तो ऐसे कोई कण नहीं है ये कोई द्रव्य कण नहीं है। पहला पॉइंट हो गया। नंबर 2, फोटोन ऊर्जा का क्वांटा होता है। ऊर्जा का एक क्वांटा, मतलब ऊर्जा का जो क्वांटा है वो कौन होता है? फोटोन। ठीक, अब अगर आपको याद हो तो फोटोन की ऊर्जा प्लांक ने दी थी E बराबर h²। समझिए कैसे आई है। प्लांक ने ये कहा कि जो फोटोन की ऊर्जा है वो उसकी आवृत्ति के क्या होती है? समानुपाती, E प्रोपोर्शनल टू न्यू। यानी अगर हम आवृत्ति बढ़ाएंगे तो फोटोन की ऊर्जा बढ़ेगी। अब बताओ, E में और न्यू में ग्राफ कैसा आएगा? ग्राफ आएगा सरल रेखा। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है। फोटोन में निहित ऊर्जा की मात्रा आवृत्ति न्यू के समानुपाती होती है। पॉइंट नंबर 4, यदि फोटोन की ऊर्जा E और आवृत्ति न्यू के मध्य ग्राफ खींचा जाए, किस में? E और न्यू में, तो ग्राफ मूल बिंदु से गुजरती हुई क्या आएगी? सरल रेखा। E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू, या E इज इक्वल टू एच न्यू। E इज इक्वल टू एच न्यू। यहाँ तक कोई तकलीफ? ठीक है। अगली बात, अब बताओ, हम जानते हैं न्यू बराबर क्या होता है? C/λ। ठीक है, तो ऊर्जा E बराबर एच न्यू होती है ना, तो न्यू की जगह क्या रखेंगे हम? C/λ। तो बताओ, E और लैम्बडा में ग्राफ कैसा आएगा? सर, E और लैम्बडा में ग्राफ वक्रीय प्राप्त होगा। E और न्यू में ग्राफ कैसा था? स्ट्रेट रेखा। E और लैम्बडा में कैसा आएगा? वक्रीय। क्या ये पॉइंट नंबर 5 है क्या? यस। चूंकि फोटोन की आवृत्ति न्यू बराबर C/λ, अतः फोटोन की ऊर्जा E बराबर h न्यू, और सॉल्व करेंगे तो E बराबर hc/λ, और E और लैम्बडा में ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ कैसा आएगा? वक्रीय। E और न्यू में कैसा आया था? स्ट्रेट लाइन आया था। ठीक है। पॉइंट नंबर 6, बताओ भाई, है तो ये प्रकाश ऊर्जा एक तरीके से। फोटोन जो है वो ऊर्जा का क्वांटीकरण है, ऊर्जा का क्वांटा है। तो जिस वेग से प्रकाश गमन करेगा उसी वेग से फोटोन भी गमन करेगा। तो पॉइंट नंबर 6 यही है कि निर्वात में फोटोन प्रकाश के वेग से गति करता है। ठीक है, अर्थात V बराबर C। पॉइंट नंबर 7, फोटोन विद्युत उदासीन होते हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं होता। ये इलेक्ट्रिकली कैसे होते हैं? न्यूट्रल। पॉइंट नंबर 8, अब क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं तो न तो विद्युत क्षेत्र से प्रभावित होंगे ये, और न चुंबकीय क्षेत्र से। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से केवल आवेश ही प्रभावित होते हैं। अब क्योंकि फोटोन पे आवेश ही नहीं है तो ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। पॉइंट नंबर 9, फोटोन का रेस्ट मास विराम अवस्था में द्रव्यमान कितना होता है? 0। द्रव्यमान दो प्रकार के होते हैं, हल्के कणों के द्रव्यमान दो प्रकार के होते हैं, एक विराम द्रव्यमान और एक गतिशील अवस्था में द्रव्यमान, यानी गतिक द्रव्यमान। ठीक है, अब
विराम द्रव्यमान कितना है इसका 0। गतिक द्रव्यमान कितना है, अगर इसको हम निकालना चाहते हैं तो मुझे बताइए। E इज इक्वल टू, ऊपर क्या पढ़ा हमने, एच न्यू, और आइंस्टीन के अनुसार E बराबर कितना होता है mc²। अगर कंपैरिजन करें तो mc² इज इक्वल टू एच न्यू आ रहा है ना, c² नीचे पहुंच जाएगा अगले स्टेप में, तो m कितना आएगा एच न्यू अपॉन c²। कितना आएगा m एच न्यू अपॉन c²। क्या है ये, गतिक अवस्था में द्रव्यमान। तो याद रखिए रेस्ट मास तो कितना था 0, और गतिक मास कितना होगा एच न्यू अपॉन c²। 10 पॉइंट क्लियर हैं, तो दिक्कत बोलो इनमें। ठीक, नेक्स्ट इसी में 11 नंबर पॉइंट है फोटोन का संवेग। ठीक है, मुझे बताओ मोमेंटम p बराबर कितना होता है। सर mv होता है, जानते हैं हम पहले से, लेकिन बताओ फोटोन किस वेग से गति करते हैं, प्रकाश के वेग से, तो v कितना है c। तो क्या p बराबर m इंटू सी हो जाएगा, नहीं होगा। ये क्या आ गया, फोटोन का संवेग, फोटोन का संवेग। ठीक है, अब बताओ ऊपर हमने p बराबर m इंटू सी आ गया, m का मान गतिक द्रव्यमान निकाला था हमने फोटोन का h न्यू अपॉन c² इंटू क्या हो जाएगा c, एक c कट गया, तो p बराबर बोलो क्या आएगा h न्यू बटा c। ये आ गया फोटोन का संवेग। क्या आ गया फोटोन का ये संवेग। अगले स्टेप में इसी में हम चाहें तो h न्यू का मान e भी तो होता है ना, तो p बराबर e अपॉन c हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक को दिक्कत। ठीक, 11 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। 12वां पॉइंट, फोटोन का स्पिन। स्पिन मतलब चक्रण। याद रखिए इलेक्ट्रॉन का 1/2 होती है स्पिन, पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री में। ऐसे ही न्यूट्रॉन की भी स्पिन होती है 1/2, प्रोटॉन की भी 1/2 होती है। फोटोन की जो स्पिन है वो 1 होती है, पूरी 1। ठीक है, फोटोन की स्पिन कितनी होती है 1। पॉइंट नंबर 13 सबसे महत्वपूर्ण, फोटोन की ऊर्जा का आंशिक अवशोषण न होकर पूर्ण अवशोषण होता है। मतलब फोटोन जो है वो पूरा की पूरा एब्जॉर्व होगा, आधा, 3/4, 1/4 ऐसे नहीं जाएगा, पूरा फोटोन जाएगा। इसको यूँ समझिए कि गांव के अंदर ये होता है प्रचलन, जब कोई व्यक्ति खाने के लिए बैठता है तो जैसे वो रोटियां खा रहा है तो उसने 3 रोटी खा ली, 4 रोटी खा ली, अब हम लोग क्या बोलते हैं आधी सी रोटी और देते हैं। ठीक है, तो गांव में क्या बोलते हैं, नहीं भैया आधी नहीं, ले तो पूरी ले, नहीं ले ही मत। तो वही सिद्धांत यहाँ लागू होता है कि फोटोन जो है वो आधा, चौथाई, 3/4 नहीं आएगा, या तो पूरा एब्जॉर्व होगा या एब्जॉर्व नहीं होगा। ये 13 पॉइंट है, इन्हें याद कीजिएगा। और एक एग्जाम्पल 13.1 मैंने करवा रखा है, इसमें आराम से हो जाएगा ये। देखो क्या दे रखा है, तरंग दैर्ध्य जो है, एग्जाम्पल दे रखा है तरंग दैर्ध्य लैम्बडा इक्वल्स टू 4000 दे रखी है। अभी पूछ रहा है फोटोन के लिए, तो उसकी आवृत्ति बताओ, ऊर्जा बताओ, संवेग बताओ। आराम से कर लेंगे इसको। न्यू बराबर सी अपॉन लैम्बडा से आप आवृत्ति निकाल लोगे, ई बराबर एच न्यू से ऊर्जा निकाल लोगे, और संवेग पी बराबर या तो एच अपॉन लैम्बडा से निकाल लो, या फिर अभी निकाला ऊपर आपने ई अपॉन सी, उससे निकाल लो। ठीक है, थैंक यू, इतना पढ़िएगा आप इसको। और कल सुबह जो है मैं इससे नेक्स्ट लेक्चर डालूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमारा होगा आइंस्टीन ने इस फोटोन को यूज़ करके, प्लांक ने जो दिया था, कैसे एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, ये हम कल पढ़ेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट। थैंक यू।